स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया बच्चों कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। आज आपको बताऊंगा कि इसे भारतीय संविधान में और भारतीय लोकतंत्र में या फिर दुनिया भर में जितने भी लोकतंत्र है उसमें किस प्रकार से इसे विभाजित किया गया है, जिससे एक अच्छा डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र चलता है। पिछले वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। आपको बता दें 2024 में हमारा एक ही लक्ष्य है कि अगर 2024 का रिजल्ट आता है 10th क्लास का, तो उसमें बिहार बोर्ड का टॉपर आप हो और उसके लिए आपको पूरी जी जान से मेहनत करनी होगी। हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए और आप बिल्कुल मैं इधर-उधर मत देखिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप इस वक्त देख रहे हैं, आप बिहार बोर्ड 2024 के टॉपर बनने वाले हैं। इसके लिए आपको पूरी नोट्स और पूरी तैयारी करने का मौका मिलेगा। आपको इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चे? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायिका। विधायिका क्या होता है? आपको जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये भारतीय संविधान के 3 ऐसे अंग हैं जिससे हमारा संविधान बनता है। विधायिका यानी नाम से पता चला है विधि-उधि जो भी बनाता हो, नियम कानून जो बनाता हो, उसे विधायिका। कार्यपालिका उसे लागू करवाने में मदद करती है और न्यायपालिका जो है उसे क्या करता है मेरे बच्चों, उसमें न्याय देती है। अगर किसी के साथ अनहोनी हो रही है तो उसमें उसकी हेल्प करता है। उसी प्रकार इधर बात करें तो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि अभी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पार्टी केंद्र में बैठी हुई है। राज्य की बात करें तो राज्य में नीतीश कुमार हैं, जैसे कि वो हमारे सीएम हुए, वो तो राज्य सरकार हुए। अस्थाई सरकार मतलब क्या हुआ? अस्थाई सरकार वो हुआ जो आपके गांव के मुखिया जी हैं, सरपंच है, ये आपके अस्थाई सरकार है। ये हर 5 साल में ये सभी लोगों के क्या होता है? चुनाव होता है। हर 5 साल में सभी लोगों की चुनाव होता है। और ये जो होते हैं, ये फिक्स होते हैं, इनकी जॉब लग जाती है, ये अगले जब तक रिटायर नहीं होते अपने काम करते रहते हैं। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें और अलग-अलग चीज़ों से हमारा देश बनते हुए दिखाई देता है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे और उससे हम थोड़ा समझते हैं और उसके लिए मैं आपको अगले पीडीएफ के ऊपर लेके आता हूँ। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अगला जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या सत्ता में साझेदारी ज़रूरी है? अगर हाँ, तो कैसे? प्रश्न समझिएगा, भले हम प्रश्न समझ जाएँगे, तो उत्तर देना भी हमें आसान हो जाएगा। जैसे कि पूछ रहा है, सत्ता में साझेदारी ज़रूरी है? अगर हाँ, तो कैसे? तो सत्ता में साझेदारी बहुत ज़रूरी है। क्या है? सत्ता में साझेदारी जो है, बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा, मैंने आपको बेल्जियम वाला क्लास आपने पढ़ा होगा पिछले लेसन में, तो बेल्जियम वाले एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था, क्यों ज़रूरी है? अब इसे देखते हैं। क्योंकि सत्ता में जो साझेदारी है, वो विभिन्न समूहों को बीच टकराव के आशंकाओं को कम करता है। यानी कि आपको पता है कोई भी देश हो उसके अलग-अलग जाति के लोग हो सकते हैं, अलग-अलग धर्म के लोग हो सकते हैं। जैसे हमारा भारत, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक देश के अंदर एक ही धर्म के लोग हों, तो क्या सत्ता में साझेदारी ज़रूरी नहीं है? फिर भी ज़रूरी है दोस्त। जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान में 98% से अधिक लोग क्या हैं? मुसलमान हैं। उसके अलावा पाकिस्तान अपने आप को एक मुस्लिम देश भी मानता है। अपने आप को क्या मानता है? एक मुस्लिम देश भी मानता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी देखेंगे तो बहुत सारी खामियाँ हैं। बलोच लोग अलग तरह के हैं, वहाँ का संस्कृति सब अलग है। बलोच लोगों को ज़्यादा भागीदारी नहीं मिलती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो लोग हैं, उन्हें ज़्यादा भागीदारी मिलती है। तो वहाँ पर सत्ता की टकराव होते हुए दिखाई देता है। इसलिए सत्ता में हर किसी को एक बराबर मौका मिलना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, सत्ता में बँटवारा से लोकतंत्र की व्यवस्था जो होती है, वो ठीक रहती है, आपस में टकराव किसी भी प्रकार का नहीं होता है। उसके अलावा आगे बात करें, सत्ता में साझेदारी जो हो, वो समाज में रहने वाले सभी वर्गों को देश के योगदान देने का अपना योगदान देते हैं। कहने का मत ये है कि देखिए, सत्ता में जो भी लोग हैं, उस सभी लोग को अगर एक समान मौका मिले, एक समान आगे बढ़ने का मौका मिले, तो देश को आगे बढ़ने में अपना हर कोई योगदान देगा और देश को अपना मानेगा। जैसे भारत के अंदर जितने तमिल लोग मेहनत करते हैं भारत को आगे बढ़ाने में, उतने बिहारी भी करते हैं,
उतने तेलुगु भी करते हैं, उतने मराठी भी और गुजराती भी और उत्तर प्रदेश के लोग भी। वही वहीं नॉर्थ इंडिया में देखें तो असमीज, नागालैंड, ये सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं और हमारी देश को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देश के हित के बारे में सोचते हैं और शुरू कर देते हैं। अगर सत्ता में एक साथ रहेंगे, सभी लोग आपस में मिलकर रहेंगे, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए सब सोचते। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होती है, अगर सत्ता में क्या होता है, साझेदारी नहीं होता है, तो ऐसा लोग ऐसा नहीं करेंगे, अलग देश बनाने की मांग करेंगे, आपस में ही बढ़ने की बात करेंगे, देश के बारे में कोई सोचेगा नहीं और देश नहीं बढ़ेगा तो आप कैसे आगे बढ़िएगा, ये बताइए। इसलिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा भी कहा जा सकता है। यानी हम आप मिलेंगे तभी एक लोकतंत्र बनेगा और उसकी आत्मा आप है। उसकी आत्मा कौन है? आप है। अगर किसी देश से, अगर किसी शरीर से उसकी आत्मा कहीं हटा दिया जाए तो शरीर किसी काम का होता है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार अगर देश की लोकतंत्री व्यवस्था है और देश है, तो उससे हम आपको ही निकाल दें, मेरे भविष्य को ही खत्म कर दें, तो क्या देश रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा ना मेरे बच्चे। रहेगा? आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। नहीं रहेगा ना, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये पहला प्रश्न हुआ जिसका उत्तर आप ऐसे देंगे। आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 5 तक गिनता हूं। 1 2 3 4 5। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप इसे याद कर लीजिएगा या फिर नोटबुक में ले लीजिएगा। उसके अलावा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्म से क्या होता है? मजहब, जैसे कि हमारा सनातन धर्म हुआ। उसके अलावा आगे बात करें तो मुसलमान हुए, उसके बाद मुस्लिम धर्म, ईसाई हुए, उसके अलावा जैन हुआ, बौद्ध हुआ, सिख हुआ। तो ये सभी धर्म है। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? किसी के भी पक्ष में नहीं। ये जो हमारे धर्म है किसी के पक्ष में नहीं, हम इंसानियत की बात करते, उसके पक्ष की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जाए धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, अलग अलग धर्म है और सारे धर्म को मिलाकर एक कम्युनिटी बनती है जिसे हम भारत बोलते हैं। यहाँ पर बात करें तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य, यहाँ पर देखिए धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। यानी हमारा भारत है या हम बिहार में रहते हैं, ना बिहार का कोई अपना धर्म है, ना ही हमारे भारत का कोई अपना धर्म है। मैं फिर से एग्जाम्पल पाकिस्तान का दूंगा। पाकिस्तान एक देश है और उसका अपना धर्म इस्लाम है। उसी प्रकार भारत एक धर्म देश है और इस देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है। भारत के अंदर रहने वाले लोग किसी भी धर्म को चुन सकते हैं और उसे पालन कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमें शक्ति देता है, आपका मौलिक अधिकार है। क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रांत, अनेक संप्रदाय यानी कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। ये सभी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को पालन करने के लिए आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप प्रवचन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आप 10 में फिर से 5 तक गिनूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहां से जो प्रश्न पूछेगा तो हम लिख लेंगे अपने कॉपी में। ओके, चलिए मेरे बच्चे आगे आते हैं, आगे बात करते हैं परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद। जैसे कि आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा क्या गया है? परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद क्या है? देखिए, परिवारवाद एक मानसिकता होती है जो राजनीतिक पार्टियां जो होती है, देखा गया है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके तहत कोई भी
राजनीतिक पार्टी, दल चुनाव के समय अपने संग संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण है। कहने का मतलब क्या है? लोकतंत्र बोलता है, भारत का लोकतंत्र या फिर दुनिया में जितने भी देश है, डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन परिवारवाद, वंशवाद और भाई भतीजावाद जो है, कहीं न कहीं देश को पीछे करने का काम करता है। परिवारवाद जैसे कि लालू जी हुए, सीएम थे, उनकी राजद के पार्टी की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मुझे इनसे कोई बैर नहीं, बस एग्ज़ाम्पल और समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लालू जी क्या है, भारत बिहार के सीएम बने, उनके बाद उनकी पत्नी बनती है, उनके उनके छोटे बेटे डिप्टी सीएम बनते हैं, उनके अलावा उनकी एक और बेटे हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, यानी एक ही परिवार से सभी लोग को मौका मिल रहा है। क्या राजद पार्टी में और कोई नेता नहीं है जिन्हें सीएम या फिर अलग मंत्रिमंडल में जाने का मौका मिले? है कि नहीं? है ज़रूर, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। उसे वंशवाद बोलेंगे, उसे परिवारवाद बोलेंगे। एक ही परिवार के सभी लोगों को क्या हो रहा है? मौका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। भाई-भतीजावाद, ये जो है उत्तर प्रदेश का मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव को आपने नाम सुना होगा। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी थे, जो कि देहांत हो चुका। उनका भाई एक है, उनको भी वो अब भी सीट लड़ते हैं और अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ते हैं। और उनके अलावा उनकी अखिलेश यादव की पत्नी भी लड़ती है और इनके बेटे भी लड़ते हैं। यानी आपस में ही ये सारे लोग टिकट बाँट लेते हैं और उनकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, उनमें बाकी सभी लोगों को उतना मौका नहीं मिलता है, जितना आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसी प्रकार कांग्रेस में हम देखेंगे तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये तीनों क्या हैं? एक ही पार्टी के हैं और एक ही फैमिली के हैं और फिर भी इन्हें कांग्रेस में सबसे ऊपर जो ऊँचा पोस्ट होता है, इन्हें मिलता है। और क्या कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसे नेता नहीं है? क्या उनकी योग्यता नहीं है कि वो इस सारे ज़िम्मेवारी को जो इन्हें सँभालें, वो बाकी सभी को मिलना चाहिए? परिवारवाद एक न कहीं से लोकतंत्र का अवगुण है। लोकतंत्र बोलता है हर किसी को एक बराबर मौका मिले, लेकिन ये सभी पार्टियाँ शायद लोकतंत्र के बेसिक चीज़ को कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, अब अगला प्रश्न आपसे काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी आई है और ये प्रश्न आपके 5 नंबर के हो सकते हैं। कितने नंबर के हो सकते हैं? 5 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं। परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? प्रश्न सुनिएगा फिर से। परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? कह रहा है ये कि जो परिवारवाद बिहार के अंदर चल रहा है और जो जातिवाद हमारे समाज में चलता है, यादव का, कुर्मी का, ब्राह्मण का, राजपूत का, ये जातिवाद है, बिहार के अंदर डेमोक्रेसी यानी अर्थात लोकतंत्र को क्या प्रभावित कर रहा है? तो चलिए हम जानते हैं। हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि परिवारवाद एवं जातिवाद क्या बोल रहा है? वास्तविक रूप से हम कह सकते हैं कि परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। यानी देखा जाए धरातल पे सच ये है कि बिहार के अंदर परिवारवाद है और जो जातिवाद है, ये कहीं न कहीं बिहार को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इसी के तहत इसी के तहत हम देखेंगे मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है और नेता का बेटा नेता बन रहा है। तो ऐसे में आम लोग, किसान का बेटा किसान ही बनता रह जाएगा, वो कभी मंत्री और कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो। जो कि लोकतंत्र का क्या है? एक अवगुण है। इसलिए इसके समक्ष अगर कोई उम्मीदवार राजनीतिक सत्ता में शामिल हो जाता है, तो अगली बार वह टिकट अपने परिवार या फिर रिश्तेदार को देने का कार्य करता है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक क्या है? चुनौती है। देखा ये जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक बार राजनीतिक पार्टी में जुड़ गया, एक बार उसके अंदर चला गया, तो उसके परिवार से ही लोग आगे बढ़ते हैं। नए लोगों को मौका कम मिलता है और जब नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तो नई सोच, नई विचारधारा देश के अंदर, राज्य के अंदर नहीं आएगी और वही पुरानी घिसी-पिटी सोच, वही पुराने घिसे-पिसे लोग और वही लोग आपको बार-बार सत्ता में नज़र आएँगे, जिससे लोकतंत्र को काफ़ी चुनौती मिलती है। जैसे कि इंदिरा गांधी की सरकार ने अपना सत्ता
राजीव गांधी को दिया, सौंप दिया। अतः परिवारवाद एवं जातिवाद सत्ता के प्रति जी जी जान लगा देते हैं। यानी इंदिरा गांधी जब सरकार में थी तो उन्होंने अपना सत्ता किसे दे दिया? इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी ने संभाला। राजीव गांधी बाद सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। एक तरह से क्या हो रहा है? एक सीढ़ी चलती आ रही है परिवारवाद की। किसी किसी देश, गांव, समाज का कोई मतलब नहीं रहता। ये जातिवाद, समाजीकरण सदस्य के साथ साथ एक राजनीतिक सदस्य समस्या बन चुकी है। कहने का मतलब क्या है दोस्त? यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि ये जो समस्या है वो राजनीति हो गई है। अब ये जातिगत समस्या हो गई, समाज के लिए काफी दिक्कत की बात हो गई है अगर यही चलता रहा, जिससे काफी ऊंच नीच और भेदभाव भी हमारे समाज के अंदर देखा जाता है और ये हमारे समाज के लिए काफी बेकार है। अगर आप ये लिख देते हैं, बस इतना लिख देते हैं, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं फिर से 5 तक पाई पारूंगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। आप स्क्रीनशॉट उम्मीद है ले लिए होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपसे पूछ दिया जाएगा, विविधता में एकता का क्या अर्थ है? आपने हमेशा सुना होगा कि भारत की विविधता में ही एकता है। तो अब आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी पूछ सकता है, विविधता में एकता का क्या अर्थ है? आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं ना, आप अगर समझ जा रहे हैं तो आप उत्तर में लिख देंगे। आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। विविधता में एकता का क्या अर्थ है? देखिए, विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। क्या है? भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। अब कैसे प्रमुख हो सकती है? हमारे देश में, जैसे कि आपको मैं आगे बता रहा हूँ, चूंकि हमारा देश क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष है। जैसे कि पिछले प्रश्न में मैंने आपको पढ़ाया, सिद्धांत अपनाता है। यानी कि हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत अपनाता है। हमारे देश में अनेकों संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य भी है, बौद्ध है, जैन है, जैन है। तो ये सभी लोग रहते हैं और ये सभी लोगों को क्या है? अपना अपना धर्म मानना, भाषा मानना, रीति रिवाज मानना, रहन सहन मानना, सभ्यता और संस्कृति क्या है? अलग अलग होती है। अब अलग अलग सभ्यता और संस्कृति है। देखिए, ये मैं दो जो लिखा हुआ ना, ये दो जो लिखा हुआ है, तो 2 बार मेरे राइटर साहब जो इन्होंने लिखा है वो थोड़ा जल्दी में थे, अलग अलग 2 बार, ठीक है। लेकिन निवास क्या कहाँ करते हैं? भारत देश में करते हैं। ये जो लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं, हम रहते हैं, आप रहते हैं, आपके स्कूल में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, तो उनकी क्या है? धर्म अलग हो सकती है, जाति अलग हो सकती है, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मांसाहारी हो सकता है कहीं कोई सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम सभी भारतीय कहलाते हैं ना, हमारा सब एक ही है। जब जब कभी भारत को एकता और अखंडता के खतरे में या किसी प्रकार का आपदा आता है, तो आपस में हम जात पात भेदभाव क्या होता है? मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। यानी भारत के ऊपर अभी तो हम रहते हैं ना, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से रहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर जब खतरा होता है, कोई भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है, भारत के जैसे कि मैच हो जाता है, तो हम सभी एक साथ हो जाते हैं और भारत को समर्थन देते हैं ना। वही बात यहाँ कही जाती है। वहां पे हम जाति पाति नहीं देखते कि हमारा जात क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम कहाँ से रहते हैं। नहीं, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, उस समस्या को समाधान करना। अतः कई कारणों से साबित होता है कि हम विविधता में एकता है। हम जात पात की भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि हमारी विविधता में एकता है। बात समझ में आ गई? कैसे साबित होता है? हम जात पात में ध्यान नहीं देते, हम धर्म में ध्यान नहीं देते, हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे देश के अंदर शांति रहे, हर किसी को मौका मिले, हर किसी को अपनी भाषा, धर्म, रीति रिवाज, रहन सहन, संस्कृति, सारी चीजों का पालन करने का मिलता है। और जिसके कारण हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है और हमारी विविधता ही हमारी एकता है। तो आप 5 तक मैं कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। 1, 2, 3, 4, 5। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न पूछा जाता है,
लैंगिक भेद और असमानता क्या है? देखिए, लैंगिक भेद और असमानता क्या है, विभेद और असमानता क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, लिंग के आधार पर लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहते हैं। तुम पुरुष हो, तुम महिला हो तो इसलिए ये काम नहीं कर सकते, ये लैंगिक भेद है। और इसका अर्थ हुआ लड़का या लड़की से। लिंग का अर्थ क्या हुआ? लड़का या लड़की, जैसे कि महिला पुरुष का एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ दिया, वैसे ही आज के वर्तमान समय में लड़कों के अपेक्षा लड़कियां के साथ काफी भेदभाव हो रहा है। हमारे यहाँ भी हो रहा होगा, हमारे घर में भी हो रहा होगा। आप जो है क्लास 10 तक पढ़ते होंगे, हो सकता है आपकी बहन क्लास 10 में भी पढ़ती हो या 9th में पढ़ती हो। आपको ट्यूशन जाने का आज़ादी हो, लेकिन आपकी बहन को नहीं हो सकता। आपके बड़ा भाई जो हो वो ग्रेजुएशन पास हो, आपकी बहन को 10वीं या 12वीं तक ही पढ़ाया गया हो, तो लैंगिक भेदभाव के अंदर आता है। उसके अलावा खान-पान, शिक्षा संस्थान, पालन-पोषण और वस्त्र पहनाव के में भी अंतर होता है। जैसे कि हो सकता है आपको खाने-पीने के बाद अगर आप लड़का हैं, तो आपको दूध मिलता हो सकता है आप लड़की हैं, आपको दूध नहीं मिलता हो और आपके भाई को मिलता हो। तो क्या है? ये भी एक प्रकार का लैंगिक क्या है? तो असमानता है। आपके साथ लिंग के आधार पर क्या हो रहा है? तो देखा जा रहा है, आपको तौला जा रहा है और यह लोकतंत्र के क्या है? अवगुण है, यानी हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। भारत का लोकतंत्र क्या कहता है? किसी के साथ भेदभाव हम नहीं कर सकते, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं कर सकते, ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर और ना ही धर्म के आधार पर। लेकिन हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे आसपास लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, किसी न किसी रूप पर जरूर होता होगा। आप लड़के हैं तो हो सकता है आपको रात को 8 बजे बाहर जाने की अनुमति हो, लेकिन लड़की को नहीं होता। ये भी कहीं न कहीं हमारी समाज की अवगुणना है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं करवाया ना, आप पहले स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए। मैं 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं मेरे बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने जो काफी महत्वपूर्ण है, चलिए उसे देखते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत की स्त्रियों का साथ भेदभाव किया जा रहा है। आपके जीवन में कभी न आपने देखा तो जरूर होगा कि लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उसका जिक्र करना है। आज के वर्तमान समय में लड़कों के अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जाता है। लड़कियों के बारे में कहा जाता है लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उसका जीवन घर के 4 दीवारों में के अंदर सिमट जाती है, जो कहना सरासर गलत है। जबकि लड़कों के ऊपर खान-पान और शिक्षा के ऊपर काफी अधिक खर्च किया जाता है। आसान भाषा का प्रश्न था। ये प्रश्न 1 से 2 नंबर की आती है। आप इतना लिख दोगे, आपके नंबर मिल जाएंगे। आपने समझ गए। जैसे कि आज का वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा किसके साथ सबसे अधिक नाइंसाफी होती है? लड़कियों के साथ होती है। लड़कों को कहा जाता है, लड़कियों को क्या कहा जाता है? अरे तुम तो दूसरे के घर चले जाओगी, शादी ब्याह हो जाएगा, चौखट के अंदर रहोगी, काम काम कुछ नहीं, पढ़ो लिखो कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो रहा है? उनके साथ असमानता की बात कही जा रही है। ये गलत बात है। हम खान पान, रहन सहन सब कोई खा लेता है, जो बचता है लड़की को खिला देते हैं। ये भी एक गलत बात है। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। आगे एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो आप स्क्रीनशॉट अभी चाहें तो ले सकते हैं। समाज में स्त्रियों का दयनीय स्थिति के 4 उदाहरण लिखें। अर्थात क्वेश्चन क्या पूछा है? समाज में स्त्रियां हैं, उनकी दयनीय यानी उनकी जो स्थिति है, उसके 4 उदाहरण या फिर 4 कारण आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के में 4 उत्तर जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब क्या हुआ? जो नीचे की ओर दिए गए हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का शिक्षा का अभाव। पुरुष को ज्यादा पढ़ने का मौका मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है। महिलाओं का पर्दा प्रथा यानी कि घूंघट के अंदर रहना, घर के अंदर रहना बनाना। दहेज प्रथा के कारण, इसके कारण क्या है? दहेज प्रथा भी है। महिलाओं का शादी जल्दी हो जाता है एवं सती प्रथा। महिलाओं का शादी जल्दी हो जाता है
और विधवा होने पर कहीं न कहीं समाज में अवगुण के माध्यम से देखा जाता है। तो ये 4 प्रथा जो है हमारे समाज के लिए, महिलाओं के लिए समाज में काफ़ी दिक्कत है, जिससे महिलाओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा, भू हत्या से आप क्या समझते हैं? भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? देखिए भ्रूण हत्या जो होती है, वो होता है जब कोख में ही बच्चों को जाँच करवाया जाता है कि लड़का है या लड़की। अगर लड़की होती है तो उन्हें मार दिया जाता है। इससे आप क्या समझते हैं? ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह एक प्रकार का सामाजिक बुराई है। हमारे समाज की क्या है? तो बुराई है, जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसके जानबूझकर गर्भपात करवा दिया जाता है। हमारे देश का लिंग अनुपात जो प्रतिदिन कितना है? 993/100 यानी 943/100। 943 लड़कियां हैं तो उसके लिए 1000 लड़के हैं, यानी बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो कुंवारे रह जाएंगे। जो घटने जा रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन और दिक्कत होती जा रही है दिन पर दिन। पहले था 973, अब 43 हो गई। हो सकता है किसी दिन 900 800 हो जाएगा, तो फिर तो समस्या काफी बढ़ जाएगी ना हमारे समाज में। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 में एक अधिनियम पारित किया था, जिसे भू हत्या अधिनियम कहा गया, और जो सफल न सफ हो कारण असफलता साबित हुई। यानी 1971 में ही इस सरकार ने लाया, लेकिन आज तक इस पर ज्यादा काबू नहीं हुआ। एक कानून ही बनकर रह गया, जमीन पर नहीं उतर पाया, असफल हो गया। और लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। अब क्या है? जागरूक करने ही है, लोगों को बताना है कि लड़का लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक बराबर है। लोग अगर जागरूक हो गए तो कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम और आप जागरूक होना है। आप बड़े होकर अपने परिवार में हो रहे इस गलत के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं, तो शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करना चाहिए। और मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप जो शुरुआत करें, सबसे पहले अपने घर से करें। चलिए, मैंने ये तो बता दिया था ना। हाँ, ये प्रश्न हो चुका है। अब हो गई क्लास खत्म। क्या हुआ? ये क्लास खत्म हुआ। आपको कमेंट में बताना है कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, मैं फिर से करवा दूंगा। और अगले वीडियो के लिए क्या चाहिए ये बताना, क्लास कैसा लगा ये भी बताना। और हमारा लक्ष्य जो है कितना परसेंट लाने का है? तो 75% लाना है। और एक बिहार टॉपर खोजना है, जो कि आप हैं, जो कि आप है बिहार टॉपर। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।